आप सब प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए। जो प्रश्न आता है, सीनेट के अधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 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 डिस्कस द राइट्स and powers of the Senate. Discuss the rights and powers of the Senate. यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो एक बड़ा लोकप्रिय प्रश्न पूछा जाता है और संभवतः उसी तरह आपसे पूछा जाएगा। उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। सीनेट सीनेट विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है। नोट कर लीजिए आप लोग। सीनेट विश्व का अद्वितीय विश्व का अद्वितीय सीनेट विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है, या उसी को कभी कभी कहा जाता है सीनेट विश्व का अद्वितीय उच्च सदन है। सीनेट इज द वर्ल्ड्स excellent second house of the world. या दूसरे तरफ से सीनेट इज द वर्ल्ड्स excellent upper house of the world. सीनेट विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है। अब यहां से हम लोग सीनेट पर चर्चा आरंभ करेंगे और आप सब जानते हैं कि सीनेट पर आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सीनेट पर मैं आपको मैटर भी टीचमेंट पर और साथ साथ आपके ग्रुप में भी उसका मैटर चला जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की व्यवस्थापिका, आरंभ यहां से करेंगे। वैसे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा या लिखित सामग्री भेजूंगा, तो आरंभ यही करना है कि अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के दो सदन हैं। उच्च सदन सीनेट कहलाता है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है।
अमेरिकी व्यवस्थापिका के कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के दो सदन हैं, उच्च सदन और कांग्रेस के दो सदन हैं, उच्च सदन सीनेट कहलाता है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है। द यूएस लेजिस्लेचर इज कॉल्ड कांग्रेस। द यूएस legislature is called Congress, and the Congress has two houses, and the Congress has two houses. The upper house is called the House of Senate, and the lower house is called the House of Representatives. यहां से हम आरंभ करेंगे। अब यहां से एक पैराग्राफ चेंज करेंगे और एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखेंगे। अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था संघात्मक है और उच्च सदन सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था संघात्मक है, प्रशासनिक व्यवस्था संघात्मक है और उच्च सदन और उच्च सदन और उच्च सदन सीनेट उच्च सदन सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च सदन सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। According to US Constitution, according to US Constitution, the administrative system of America, according to US Constitution, the administrative system of America is federal, and the upper house Senate represents the states, represent the states. सीनेट सीनेट के पास सीनेट के पास ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है। सीनेट के पास सीनेट के पास ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट विश्व का अद्वितीय विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है।
द सीनेट, रंजन बंसल भाई अपना वीडियो ऑफ कर दो। एक मिनट, ये देखिए, ये टीचमेंट में ये रंजन बंसल नाम का कोई है या बाहर का लड़का है? आप ही लोग बाहर का दे दिए हो। ये बार बार मना करने पर भी ये आप कर देता है। ये बाहर का लड़का है, आप ही लोगों ने कुछ दे दिया है लिंक। अब इसके मतलब कल से मैं ऑनलाइन न पढ़ाऊं, आप सबकी यही मंशा है। वो आप लोगों ने किसी को लिंक भेज दिया है, वो बार बार वैसा करता है। वो अपने कॉलेज का है बेटा कि बाहर का है? ये बताइए, वो बाहर का है कि आप इसमें मैसेज लिख लीजिए, उसका नाम पता करो। ये क्या करते हैं ना, टीचमेंट पर अपना नाम बदल लेते हैं। बार बार उसको सिखा रहा हूं, बताओ एक का कारण सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। चलिए आप लिखिए और उन लोगों को समझाइए कि बेटा ये समय परीक्षा का है और परीक्षा के समय धैर्य के साथ पढ़ना जरूरी है। सीनेट के पास, आप लोग लिख लीजिए, सीनेट के पास ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट विश्व का अद्वितीय द्वितीय सदन है। The Senate has many such powers. The powers as a result, as a result of which, as a result of which the Senate is a excellent second house in the world. यहां से अब बाकी आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा। ये जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं, अंक मिलेंगे। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये बहुत अपील करता हूं कि आप इस क्लास की मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि कक्षाएं उतनी नहीं मिलेंगी जिससे हम अपने कोर्स को कवरेज दे पाए। तो उसका सही तरीका यही है कि हम टीचमेंट पर जब तक कक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हमारा कोर्स विधिवत रूप से पूरा नहीं होगा और आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो ये आपको मैंने शुरू के का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बताई है, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अब आगे क्या लिखेंगे इसको सुनते रहिए। टीचमेंट पर ये सब रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसके अतिरिक्त मैटर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। अनुवाद हिंदी का ही अनुवाद लगभग मैं कर देता हूं, और कुछ अंग्रेजी वाला मैटर मिलता है तो अंग्रेजी का मैटर ही मैं प्रेषित कर देता हूं। इतना लिखने के बाद आप सीनेट के विषय में बिल्कुल जो सटीक द्वितीय सदन के विषय में जो प्रश्न है या सीनेट के अधिकार एवं शक्तियों के विषय में प्रश्न है, अगर यहां से आप आरंभ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और आकर्षक अंक प्राप्त होंगे। इतना करने के बाद आप लिखेंगे कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, आप सब जानते हैं, कक्षाओं में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से सीनेट के 2 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
अतः सीनेट की प्रभावी सदस्य संख्या 100 होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक राज्य से सीनेट के 2 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लिख लीजिए तो मैं समझा देता हूं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अतः सीनेट की प्रभावी सदस्य संख्या सीनेट की प्रभावी सदस्य संख्या 100 होती है। There are 50 states in the United States of America. There are 50 states in the United States of America, and 2 members of the Senate are directly elected from each state, of each state. Therefore, the effective strength of the Senate is 100. अब यहां हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे दुनिया में जितने द्वितीय सदन हैं, जब हम आपको यूनाइटेड किंगडम बता रहे थे तो वहां पर कॉमन सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि सीनेट का चुनाव, जबकि वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन दुनिया का अद्वितीय एक्सीलेंट अपर हाउस होने के नाते सीनेट का चुनाव, सीनेट अपने आप में एक्सीलेंट, यूनिक इसलिए है कि दुनिया विश्व का एकमात्र सदन सीनेट है, द्वितीय सदन या उच्च सदन अपर हाउस, जिसका निर्वाचन उस राज्य की जनता प्रत्यक्ष रीति से करती है। उस राज्य की जनता सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से करती है। तो सीनेट दुनिया का अद्वितीय सदन होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि सीनेट का निर्वाचन, ये प्रक्रिया शुरू हुई 1912 1789 से, जब इस देश अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया में शुरू होता है, तो शुरू में उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। धीरे धीरे करप्शन के कारणों से, अन्य कारणों से ठीक है बेटा, तुम क्लास करो, पढ़ो, कोई बात नहीं है, तुम पढ़ो, कोई बात नहीं है। तो राजन बंसल, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, पढ़ना ही महत्वपूर्ण चीज है। और कोई बात नहीं, पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। तो द्वितीय सदन होने का जो बहुत थैंक यू सत्यम, जो द्वितीय सदन होने का एक बड़ा कारण है, वह कारण यह है कि यह दुनिया का पहला उच्च सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। एक तो पहला वो एक्सीलेंट अपर हाउस है, अद्वितीय द्वितीय सदन है। दूसरा,
महत्वपूर्ण कारण है, इसके अधिकार और शक्तियों के विषय में हम जानेंगे। अब दूसरा बेटा कि एक याद रखिएगा कि 1912 से प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ यहाँ पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। 1913 में दोनों सदनों से यह संशोधन पारित हो गया। यह संभवतः 17वां 17 अमेंडमेंट था, 17वां संविधान संशोधन करके यह व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार, और सीनेट की जो अवधि होती है भारत में भी 6 वर्ष है राज्यसभा की। उसी तरह ये थोड़ा सा कंपैरेटिव इस तरह पढ़ा रहा हूं कि जल्दी ही हम लोग चाइना के संविधान को पढ़ा लूंगा, तो जल्दी ही भारत के दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, भारत के उच्च सदन के विषय में पढ़ेंगे। और भारत को लेकर के 2 पार्ट है, पार्ट 4 और पार्ट 5, यूनिट 4 और यूनिट 5 भारत के संविधान से संबंधित है। तो इसलिए अगर भारत की राज्यसभा से तुलना करेंगे तो राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी करती है, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि सीनेट का निर्वाचन उस राज्य की जनता प्रत्यक्ष रीति से करती है। अब जैसे फिलाडेल्फिया है, अराकानसास है, कोलंबिया राज्य है, यहाँ की जनता, और देखिए अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुने जाएंगे और उस राज्य की जनता सीनेटर का चुनाव करती है प्रत्यक्ष रीति से। जैसे आप लोकसभा के लिए चुनाव करने जाते हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका के प्रत्येक राज्य के नागरिक अपने यहाँ से 2 सीनेटर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से करते हैं। एक तो ये अनोखी रीति है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 इयर्स तक वह सीनेट चलता रहता है। 6 वर्ष एक सदस्य निर्वाचित होगा तो वो 100 वर्ष चलेगा। ठीक है बेटा, उसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप मिलेंगे मुझसे क्लास में तो हो जाएगा। तो प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर जाते हैं। और अमेरिका में आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे अमेरिका राज्य में, अमेरिका के जो प्रांत हैं या राज्य हैं, जो प्रांत हैं या राज्य हैं, भारत की तरह उनकी भी जनसंख्या, किसी की जनसंख्या बहुत बड़ी है, किसी की जनसंख्या छोटी है, लेकिन वहां समानता की गई है। चाहे जनसंख्या छोटी हो, किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है, सर प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य की नियुक्ति जरूरी है। बिल्कुल, एक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं बेटा, नियुक्ति नहीं, निर्वाचन होता है और जनता प्रत्यक्ष रीत से, आप स्पष्ट कर लीजिए बिल्कुल, और उसमें कोई कंफ्यूज मत रहिए। एक राज्य की जनता अपने राज्य से 2 सदस्यों का, राहुल एकदम याद रखिए, 2 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से उस राज्य की जनता करेगी। तो 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य की जनता अपने यहां से 2-2 सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन करके भेजेगी। तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100। एक राज्य से 2, 100। बिल्कुल, वेरी गुड। तो सब ये प्रभावी संख्या होती है। और राहुल आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, ये इनका निर्वाचन होता है। 2 सदस्य निर्वाचित, जैसे राज्यसभा में 34 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होके जाते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष विधानसभा के सदस्य, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना है। यह आप सब जानिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, कि प्रत्येक, अमेरिका के 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य अपने 2 सीनेटर को चुनाव करके भेजता है। हाँ बेटा, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से भी 2, और जहां की पॉपुलेशन कम है वहां से भी 2।
यही समानता की गई है, यही समानता की गई है कि बड़ी जनसंख्या हो, छोटी जनसंख्या हो, और राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होगा। ये अमेरिका के संविधान की एक अनोखी विशेषता है और इसीलिए समानता की गई। और मैंने शुरू में ही कहा कि चाहे जनसंख्या का भाग बड़ा हो या जनसंख्या छोटा हो, छोटा राज्य हो, प्रत्येक राज्य से 2 सेनेटर जाएंगे। ये अमेरिकी संविधान के विशेषज्ञों की और फिलाडेल्फिया नगर में बैठ करके जो वहां संविधान लिखा गया, जो समझौता किया गया, सहमति की गई, वो इस बात पर सहमत थे अमेरिका के संविधान सभा के सदस्य कि हमारे यहाँ जो भी निर्वाचित होके जाएगा वह वह प्रभावी जो सदस्य संख्या होगी वह 2 की होगी। तो ये अमेरिका की अपने हर संविधान की अपनी विशेषता होती है। उसी तरह अमेरिकी संविधान की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है कि वहां से 2 सदस्य निर्वाचित होके जाएंगे। तो पूरी सदस्य संख्या बेटा 6 वर्ष तक रहेंगे। 6 वर्ष से दोबारा वो निर्वाचित होकर चले जाएंगे। 6 ईयर्स ही रहेंगे। ये आप सावधानी से सुनते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा उसमें। और हर हर 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, सीनेट के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि सीनेट के 1/3, बेटा इस तरह आप लोग ज्यादा प्रश्न करेंगे ना, तो जो दोबारा आपने लिखा है वो सही है। जो आपने स्वयं लिखा है दोबारा 1789, वो सही लिखा है, ठीक है। 87 नहीं, 89 आपने बाद में सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो एक उनका कार्यकाल, हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और नहीं नहीं, वो प्रतिनिधि सभा के लिए आप सर, प्रत्येक सदस्य का काल, हाँ हाँ, वो आप आपस आपस में मिलके बात कर लेना। वो मुझसे, मैं बैठा रहूंगा, क्लास में बात हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये क्लास को चलने दीजिए आप लोग ठीक से। तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात याद रखिए कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। अब यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि जब हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, 1/2 वर्ष के बाद 1/3 रिटायर हो जाएंगे और मान लिया जाएगा कि वो 6 वर्ष, तो ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ होगा? जब पहली बार सीनेट बनी होगी तो कुछ सदस्यों को 2 वर्ष के बाद ही 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना पड़ा होगा। ठीक, तो ये इसका सिद्धांत आप नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलरिटी, सादृश्यता का सिद्धांत। और अमेरिका में यह सिद्धांत बनाया गया कि जो 2 वर्ष के बाद 1/3 जो रिटायर होंगे उन्हें उस समय लॉटरी डाल के रिटायर कर दिया गया। उसके बाद यह चक्र बनता गया, 1-2 बार लॉटरी के बाद अब यह चक्र पूरा हो गया और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहे और उसके बाद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित हो गया। यह उच्च सदन में व्यवस्था इसलिए की जाती है, भारत में भी राज्यसभा में है, कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सीनेट के अस्थाई सदन है और जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सीनेट दुनिया का अद्वितीय सदन है, अनोखा सदन है। अब हम सीनेट के अधिकार और शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा आप सबको ज्ञात है
कि सीनेट सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है। तो जैसे ही हम कांग्रेस शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे हम कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स, कांग्रेस का अर्थ अमेरिका की व्यवस्थापिका, और जैसे ही हम कांग्रेस की व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्थापिका या कांग्रेस की बात करते हैं, तो उसका अर्थ होता है कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और तीन अंग हैं, दो हाउस हैं, दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और उसके तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रपति अंग इसलिए होता है कि दोनों सदनों से यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है, दोनों सदनों से यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। इसलिए व्यवस्थापिका का अनिवार्य अंग होता है, व्यवस्थापिका का अनिवार्य अंग होता है राष्ट्रपति। हाउस दो हैं, सदन दो हैं, अंग तीन हैं। अंग तीन में हो जाएंगे सीनेट, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रपति, और सदन दो होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो मैं आपको इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं कि प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया या प्रथमतः आप सबको मालूम है, सब जानते हैं कि सीनेट का, कांग्रेस का दो महत्वपूर्ण काम है। दुनिया के किसी भी व्यवस्थापिका का दो महत्वपूर्ण काम है, और सब आप जानते हैं। पहला काम विधि का निर्माण करना, और दूसरा काम है विधि का निर्माण करना, और दूसरा काम है, उसका महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन करना। और वहां रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। तो पहला काम है सीनेट की शक्तियों और कार्यों के अध्ययन में जो पहला होगा, लेजिस्लेटिव पावर, कानून या विधि निर्माण संबंधी शक्ति। इसमें क्या है, सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है, और सामान्यतया वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन को कानून निर्माण में उतनी शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा में भी कुछ शक्तियां, जैसे वित्त विधेयक पर शक्ति राज्यसभा की नहीं है, उसी तरह लेकिन दुनिया में द्वितीय सदन की कानून निर्माण की शक्तियां शक्तिशाली नहीं है। लेकिन विधि निर्माण के क्षेत्र में यह दुनिया का एकमात्र द्वितीय सदन है जिसको निम्न सदन के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए भी अद्वितीय सदन है, अनोखा सदन है, अनूठा सदन है। इतनी शक्तियां विश्व के किसी भी दूसरे अपर हाउस को प्राप्त नहीं है जितना सीनेट को प्राप्त है। सामान्यतः जो विश्व के दूसरे सदन है, आप देख लीजिए, अमेरिका में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कानून सभा के बराबर उसकी शक्तियां नहीं, लेकिन अमेरिका में सीनेट बहुत शक्तिशाली है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया में जितना अधिकार प्रतिनिधि सभा को है, उतना ही विधि निर्माण में अधिकार सीनेट को प्राप्त है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुनरो जैसा प्रसिद्ध विद्वान, जूरिस्ट, विधि शास्त्री ने कहा था कि सीनेट कांग्रेस की समान शाखा है। जितना अधिकार प्रतिनिधि सभा को है, उतना ही अधिकार सीनेट को प्राप्त है। सीनेट कानून निर्माण में या विधि के निर्माण में उतनी ही शक्तियों का प्रयोग करता है जितनी शक्तियों का प्रयोग प्रतिनिधि सभा करता है। इस प्रकार सीनेट विधि निर्माण की दृष्टि से जितना अधिकार प्रतिनिधि सभा को है, उतना ही अधिकार सीनेट को प्राप्त है। और यह दुनिया में सौभाग्य मात्र और मात्र अपर हाउस, अमेरिका के अपर हाउस, अमेरिका के उच्च सदन सीनेट को ही प्राप्त है। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट को ही प्राप्त है। तो विधि निर्माण में उसे विशेष अधिकार प्राप्त है।
इसीलिए मुनरो ने फिर कहा, एक अलग टिप्पणी करते हुए, एक अगला कथन, सीनेट के अधिकार और शक्तियों की, विधि निर्माण संबंधी अधिकार और शक्तियों की विवेचना करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, उस पर कमेंट करते हुए, उस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मुनरो ने कहा कि सीनेट वह कार्य करने लगी है जिसे संविधान नहीं चाहता था। संविधान की भी मंशा नहीं थी कि सीनेट इतना शक्तिशाली बने, लेकिन संविधान की मंशा के विपरीत सीनेट ने अद्वितीय शक्तियां ग्रहण कर ली हैं। यह कथन प्रसिद्ध अमेरिकी विधि शास्त्री मुनरो का है। मुनरो जैसे विद्वान ने कहा कि संविधान निर्माता जितनी शक्ति नहीं देना चाहते थे, उससे भी अधिक शक्ति ग्रहण कर ली है सीनेट ने। जितने संवैधानिक संशोधन विधेयक हैं, अगर सीनेट पूर्णतः उससे सहमत नहीं है तो वह प्रतिनिधि सभा में नहीं जाएगा। इसलिए सीनेट का विशेष महत्व है। अब पहला आपने अधिकार क्या जाना सीनेट का? सीनेट का विधि निर्माण संबंधी अधिकार, क्योंकि सीनेट पार्ट ऑफ कांग्रेस है, कांग्रेस का द्वितीय सदन है, कांग्रेस का उच्च सदन है, और किसी भी कांग्रेस मतलब उस संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका या दुनिया की कोई व्यवस्थापिका हो, भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम पार्लियामेंट है, उसे भी हिंदी में संसद कहते हैं। दुनिया की कोई व्यवस्थापिका हो, उसका एकमात्र कार्य होता है विधि का निर्माण करना और संविधान का संशोधन करना। और अमेरिका की सीनेट इसी लेजिस्लेटिव पावर का प्रयोग करते हुए, इसी विधि निर्माण की शक्ति का प्रयोग करते हुए अमेरिका के लिए विधियों का निर्माण करता है। प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया उसका यह प्राथमिक कार्य और कर्तव्य होता है, जो उसे सीनेट को यह अधिकार किसने दिया है, सब आप जानते हैं, सब जानते हैं। कक्षाओं में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है और सीनेट को यह अधिकार अमेरिका के संविधान में दिया गया है। तो पहला, मुनरो की दोनों परिभाषाएं आपके मस्तिष्क में याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। मैं पीडीएफ तो भेजूंगा, लेकिन उस भेजने से जरूरी है, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कक्षाओं में कि ये मान के चलिए कि जब आपकी कक्षाएं आयोजित हो रही हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं आपको परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूं। और आप मान के चलिए कि अगर प्रश्न आएगा तो बहुत शानदार तरीके से इसका उत्तर लिखना है, और यही मान के चलते रहिए। हर चीज याद रखिए, चाहे हिंदी वाले हों अंग्रेजी वाले। अब तो हिंदी वाले बच्चे, मैं हिंदी में बोलता हूं, चूंकि हिंदी और अंग्रेजी में बार बार करने में बहुत समय लगता है। अब मैं देखता हूं कि आगे वाले अंग्रेजी में बैठे बच्चे सारा अनुवाद कर लेते हैं, कुछ कठिनाई होती है, मैं बोल देता हूं। तो विधि निर्माण में कि जितनी शक्ति अमेरिका के प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है, उतनी ही शक्ति अमेरिका के सीनेट को प्राप्त है। दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जो द्वितीय सदन है उनको कुछ कम अधिकार प्राप्त है निम्न सदन के मुकाबले, निम्न सदन के कंपैरेटिवली कम मिनिमम पावर्स होते हैं। लेकिन अमेरिका में जितनी शक्ति निम्न सदन को है, लोअर हाउस को है, उतने ही पावर अपर हाउस को है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुनरो ने कहा था कि कांग्रेस में जितनी शक्ति प्रतिनिधि सभा के पास है, जितना पावर्स प्रतिनिधि सभा का पावर है, सिमिलर पावर उतना ही सीनेट के पास भी है। मतलब विधि निर्माण की शक्ति में बहुत सीधे अर्थों में कहूं तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में जितना अधिकार सीनेट को प्राप्त है, उतना ही अधिकार प्रतिनिधि सभा को है, और जितना प्रतिनिधि सभा को अधिकार प्राप्त है, उतना सीनेट को अधिकार प्राप्त है। ये मुनरो ने कहा, और इसीलिए मुनरो एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, मुनरो कहते हैं कि शायद अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हो रहा था, फिलाडेल्फिया का जब कन्वेंशन हो रहा था, तब भी उतना अधिकार सीनेट को दिए जाने की चर्चा नहीं थी। सीनेट ने उससे अधिक प्राप्त कर लिया। 1912 और 13 में वो प्रस्ताव सदन से पारित हुआ था, कांग्रेस से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और सीनेट से प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। उस समय सीनेट ने अपने अधिकार और शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर ली। तो पहला अधिकार आपने पढ़ लिया,
विधि निर्माण का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, विधि संबंधी विधायी कार्य, लेजिस्लेचर पावर है उसका, लेजिस्लेटिव पावर है, और लेजिस्लेटिव पावर में वह विधि बनाने में समान अधिकार और हस्तक्षेप, समान दखल रखता है। जितना पावर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को है उतना ही पावर हाउस ऑफ सीनेट को। दोनों सदन की विधि निर्माण में बराबर की शक्ति है। अब दूसरी शक्ति पर मैं आता हूं, जो है एजुकेटिव पावर, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कैसे प्राप्त हो गई हैं सीनेट को। आप सब जानते हैं केवल 4 सदस्य कैबिनेट में रहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के यूनाइटेड किंगडम में। भारत में बड़ी संख्या होती है कैबिनेट मंत्रियों की जो राज्यसभा से भी जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से सदस्यों से जाते हैं और एजुकेटिव में कार्यपालिका में कार्य करते हैं। लेकिन यहां कार्यपालिका संबंधी विशेष अधिकार सीनेट को प्राप्त है। सीनेट न केवल व्यवस्थापिका का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है, परंतु प्रत्युत इसके अगेंस्ट वह कार्यपालिका संबंधी कार्य भी संपादित करती है, और यह दुनिया के किसी सदन को प्राप्त नहीं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां भी हैं, और यह जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वह प्रतिनिधि सभा से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अधिक है। प्रतिनिधि सभा से अधिक प्रशासनिक शक्ति हाउस ऑफ सीनेट को प्राप्त है, सीनेट को प्राप्त है। वो क्या शक्ति है? अमेरिका का राष्ट्रपति जितनी प्रशासनिक नियुक्तियां करता है, चाहे अमेरिका के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पेंटागन के अध्यक्ष का, चेयरपर्सन का निर्वाचन करे, कुछ भी निर्वाचन, कोई भी नियुक्ति अगर ब्रिटेन का, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी प्रशासनिक नियुक्ति करेगा, उस नियुक्ति का अप्रूवल कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रथम शक्ति नियुक्तियों की होती है। और कार्यपालिका का हेड कौन है? आप सब बहुत अच्छा कल 1-10 की क्लास में उत्तर दे रहे थे। कार्यपालिका का हेड सब जानते हैं, 1-10 वाले भी और 10-40 वाले भी। कार्यपालिका का प्रधान और कार्यपालिका का हेड अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जितनी नियुक्तियां करता है उन नियुक्तियों की पुष्टि, उन नियुक्तियों का अप्रूवल सीनेट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट, वेरी गुड, प्रेसिडेंट जितनी नियुक्तियां करता है, प्रेसिडेंट जितनी नियुक्तियां करेगा, वह राज्यों में नियुक्तियां करे, वह किसी भी प्रकार की प्रशासनिक नियुक्ति करे। मैं बता रहा था कि वह वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। जितनी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वह तभी मान्य होंगी जब सीनेट अपने बहुमत से उसे स्वीकार करे। अप्रूवल माने स्वीकार करे, उसको स्वीकृति प्रदान करे। और स्वीकृति क्या है? सीनेट के 100 सदस्य आप सब जानते हैं, और प्रधान, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई किसी की नियुक्ति की है और सीनेट जब तक साधारण बहुमत से उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, राष्ट्रपति किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। कितना अद्वितीय अधिकार है, एक्सीलेंट पावर, यूनिक पावर राष्ट्रपति की। सारे आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सीनेट में हो सकता है बहुमत रिपब्लिकन का हो और राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, तब कैसे होता है? यही तो कटसी है, सीनेट का सम्मान है। किसी भी विपरीत दल की सरकार, राष्ट्रपति किसी दूसरे दल का हो सकता है, लेकिन सीनेट अप्रूवल देने में किसी प्रकार की कभी कोताही नहीं करती, क्योंकि सीनेट पर बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जितनी नियुक्तियां करेगा उन नियुक्तियों का अप्रूवल, उन नियुक्तियों की सहमति, स्वीकृति सीनेट प्रदान करता है। कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा बैरियर है राष्ट्रपति के अधिकार पर।
राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन वो नियुक्तियां तभी अस्थायी होंगी, उन नियुक्तियों को तभी मान्यता मिलेगी जब सीनेट उसका अप्रूवल करेगा। अब मैं क्लास होता तो आपसे प्रश्न पूछता कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आज मैं स्वयं ही उत्तर देता हूं, क्लास नहीं है। और चूंकि टीचमेंट पर एक ऑनलाइन क्लास है, इस पर हो सकता है आप कमेंट कर दें, मैसेज कर दें कि ऐसा क्यों करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। नहीं बेटा ऋतिक, राष्ट्रपति एक पद है, इसके लिए नहीं है। कुछ गहरा प्रश्न है, मैं अभी समझाता हूं, एक दो उत्तर और आ जाए। राष्ट्रपति के अधिकार पर सीनेट की ये शक्तियां क्यों दी गई हैं? नहीं बेटा, पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस भी उसका कारण नहीं है। चेक एंड बैलेंस का कारण यह है, कटसी नहीं है बेटा। कटसी की तो बात मैं कर ही रहा था, ये कटसी नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। नहीं, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। अब चलिए मैं खुद बताता हूं, उससे समय लगेगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सीनेट से ही राष्ट्रपति का, नहीं नहीं नहीं, सीनेट से राष्ट्रपति का कहाँ चुनाव होता है? राष्ट्रपति को अमेरिका के नागरिक सीधे चुनते हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। हाँ, एक 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 उत्तर बहुत सुंदर आया है, बहुत ही सुंदर आया है एक उत्तर। बहुत अच्छी बात और दूर की गहरी बात की समझ है इस बच्चे के पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब लिखना आप लोग बंद करिए। बिल्कुल, यह सौरभ यादव ने जो लिखा है, पूरा इस बच्चे का नाम है सौरभ यादव या सौरभ, जो भी है, अमर बहादुर सौरभ, जो भी लिखा है अपना नाम लिख दो, सौरभ। राज्यों में विवाद वाद कोई कारण नहीं है। सौरभ का प्रश्न, क्योंकि फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में वहां संघवाद है। सौरभ यादव, वहां संघवाद है और सौरभ ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है। जहां संघवाद होता है, और मैंने बताया कि एक अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा वो संघवाद पर ही पढ़ाऊंगा। संघ में जन्म, संघ कैसे बनता है? इकाइयों से मिलकर, 50 इकाइयों ने एक बड़ा राज्य बना दिया संघ। और ये संघ के कारण, और संघ का निर्माण किसने किया? इकाइयों ने किया, और शक्तियों का विभाजन किया, एक फ्री एंड फेयर जुडिशरी बनाई, लिखित संविधान दिया। ये सब संघवाद के लक्षण है। लेकिन सौरभ ने बिल्कुल सही कहा कि राज्य राज्य आपस में मिले तब अमेरिका संघ बना। अमेरिका का निर्माता अमेरिका के 50 राज्य हैं। तो इसीलिए जब वह संविधान बनने लगा फिलाडेल्फिया में, तो संघवाद, मैंने पहले शुरू में लिखाया कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था संघात्मक है, उसका स्वरूप संघात्मक है, फेडरल है। तो फेडरल लगे भी, फेडरल दिखाई भी दे, इसीलिए इकाइयों से जन्म होता है संघ का। इसीलिए वहां की इकाइयों को महत्व देने के लिए अमेरिका का, वहां के 50 इकाइयों ने मिलकर अमेरिका बनाया। अमेरिका 50 इकाइयों ने आपस में मिलकर एक लार्जर सॉवरेंटी बनाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी संप्रभुता अमेरिका की बनाई, जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, 50 राज्यों ने बनाई। तो ये अधिकार, जैसे दोहरी नागरिकता, एक पहली नागरिकता राज्य की है, दूसरी नागरिकता जो निर्मित हुई है वह संघ की है। तो ये अधिकार किसको दिया गया? यह अधिकार दिया गया, और ये प्रश्न आईएएस पीसीएस का प्रश्न होता है, थोड़ा कठिन प्रश्न है। केवल फेडरल स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए, उसको महत्व देने के लिए यह अधिकार दिया गया कि राज्य कभी नाराज ना हो। राज्य ने ही अमेरिका संघ बनाया है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से अमेरिका की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन फिर भी नियुक्तियों पर राज्यों का अधिकार है, और राज्यों को अधिकार मिलने का अधिकार है कि वहां संघ का भाव महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ऑफ द फेडरलिज्म। वहां संघ का विचार, थॉट ऑफ द फेडरलिज्म क्या है? हाईएस्ट स्टेज पर है। इसीलिए अमेरिका में फेडरल सिस्टम के प्रतीकात्मकता के रूप में, फेडरल सिस्टम के को एग्जिस्टेंस के रूप में,
फेडरल सिस्टम के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह अधिकार सीनेट को दे दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी तरह फिर पढ़ते रहो और गंभीर चिंतन करते रहो। तो ये कार्यपालिका संबंधी एक महत्वपूर्ण अधिकार उनके पास है। और इसी को एक और बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस बच्चे का भी नाम मैंने भूल गया हूं, अपना नाम बता दो। उसने कहा था, जिसने लिखा था कटसी, कटसी किसने लिखा था? नीचे नाम लिखो। हाँ, कटसी लिखा था खुशबू, खुशबू प्रजापति ने, बिल्कुल खुशबू ने भी सही बना। और इसका दूसरा कारण है, और कटसी सीनेट के प्रति शिष्टाचार, सीनेट के प्रति सम्मान, और सीनेट के प्रति सम्मान का अर्थ है बेटा कि वहां के फेडरल सिस्टम का सम्मान करना है, ये सम्मान है। दूसरा कारण है उसकी कटसी ऑफ द सीनेट, सेनेटेरियल कटसी जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, सीनेट शिष्टता, सीनेटेरियल कटसी, ये दो महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण यह फेडरल सिस्टम और सीनेटेरियल कटसी के, जिसे कट सीनेटेरियल, इसी फेडरलिज्म को सीनेटेरियल कटसी कहते हैं। और इसी कारण वहां संघवाद का बोलबाला है, वहां पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संघवादी है। और इसीलिए यह अधिकार किसको दे दिया गया? सीनेट को दे दिया गया कि जितनी नियुक्तियां माननीय राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस करेंगे, उसका अप्रूवल, उसकी स्वीकृति किसके, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? सीनेट करेगा। तो ये महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। इसी प्रकार अमेरिका अगर किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का संधि और किसी प्रकार का ट्रीटी, संधि, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, समझौता करता है, किसी प्रकार का कंसेंट, सहमति करता है, तो संधि और समझौते पर भी सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि सीनेट के पास ये प्रशासनिक, पहला हम लोगों ने विधि निर्माण की शक्ति पढ़ी जिसमें मुनरो का कोटेशन पढ़ा गया, और दूसरा ये महत्वपूर्ण अधिकार हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं, संधि और समझौते को स्वीकार करता है, और राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त जितने अपॉइंटमेंट करता है, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल, देश के बाहर, जैसे अमेरिका में भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसका भी अप्रूवल, उसको भी एक्सेप्ट कौन करेगा? सीनेट। और जब एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, उस पर अपनी मुहर लगा देगा, कंसेंट, उस पर एक्सप्रेशन कर देगा, सहमति व्यक्त कर देगा, तभी वह नियुक्ति मान्य होगी। कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकार उसके पास है। और एक विचारक हुए हैं जॉन हे, जॉन हे, स्पेलिंग होती है JOHN, सब अंग्रेजी वाले जानते हैं, जॉन, HAY, जॉन हे ने कहा है, उनका कहना है, जॉन हे ने कहा कि सीनेट संधि और समझौते पर हस्ताक्षर करके, नियुक्तियों पर हस्ताक्षर करके अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय देती है, अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय देती है, और अंतिम शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की सारी नियुक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी अगर सीनेट उसको अप्रूवल, उसको स्वीकृति नहीं देगा। इसीलिए हे ने कहा कि यह अंतिम शक्ति है, निर्णायक प्रशासनिक शक्ति अगर किसी के पास है तो वो सीनेट के पास है। इसी प्रकार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल ग्रामर लिखने वाले सबसे बड़े विद्वान प्रोफेसर लास्की ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विषयों में प्रभाव और महत्व रखने वाले अंतरराष्ट्रीय विश्व में सीनेट जैसा कोई शक्तिशाली, विधि निर्माण की दृष्टि से इतना बड़ा कोई सदन नहीं है, और उसके पास प्रशासनिक शक्ति है, माने विधि निर्माण और प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां सीनेट के पास हैं। ऐसी टिप्पणी, ऐसा कमेंट प्रोफेसर लास्की का है। तो ये हो गया तो महत्वपूर्ण
विधि निर्माण की शक्ति और दूसरा प्रशासनिक शक्ति। अब तीसरे पर आते हैं और तीसरे के बाद इसको हम कल पूरा करेंगे। और कल जो मेरी क्लास चलेगी वो थोड़ी सी पहले चलेगी, क्योंकि एक शाम को मैं प्रोग्राम करता हूं, उसका लिंक भी आपको दूंगा और चाहूंगा कि आप लोग भी आधे घंटे पौन घंटे के लिए उसमें उपस्थित रहेंगे। ऐसे लेक्चर सुनने चाहिए, आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ऐसे लेक्चर के लिए मैं भेज दूंगा, वो 5 बजे होता है, तो 5 के पहले ही 10 से 11 बजे मैं पढ़ा दूंगा। तीसरी उसकी महत्वपूर्ण शक्ति है इन पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की शक्ति। अन्वेषण की शक्ति उसके पास तीसरी होती है, अन्वेषण की शक्ति। अन्वेषण की शक्ति आप लिख लीजिए, 2 शक्तियों के विषय में आप परिचित हो गए। और तीसरी शक्ति है अन्वेषण की शक्ति, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरेशन। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखिए, एक्सप्लोरेशन मत लिखिए। पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन की जगह पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जांच करने की शक्ति। संविधान द्वारा सीनेट की यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी प्रशासनिक विषय में अन्वेषण कर सकता है। अन्वेषण को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं है, चेक और बैलेंस में किसी प्रकार की शक्ति और संतुलन में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। कार्यपालिका अपना कार्य करे, विधायिका अपना कार्य करे और न्यायपालिका अपने कृत्यों का निर्वहन करे। कार्यपालिका अपने एजुकेटिव अपने पावर का यूज करे, लेजिस्लेचर अपने पावर का यूज करे और जुडिशरी अपने पावर का यूज करे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितनी शक्तियां हैं, जितनी तीनों प्रशासन की शक्तियां अपना अपना अधिकार और शक्तियां ग्रहण करती हैं संविधान से। अर्थात कार्यपालिका कितना अधिकार और शक्ति का प्रयोग करेगा संविधान में लिखा गया है। विधायिका या व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर कितने पावर का एक्सरसाइज करेगी, कितने अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करेगी, यह अमेरिका के संविधान में उपबंधित किया गया है, वर्णित किया गया है, लिखा गया है। और अमेरिका के जुडिशरी कितने अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करेगी, इसके विषय में भी अमेरिका के संविधान में प्राविधान किया गया है। इसके बाद भी अन्वेषण की शक्ति, यह भी एक तरह की एक प्रशासनिक शक्ति है। वह अन्वेषण करने की शक्ति, अन्वेषण करना माने खोजबीन करने की, प्रशासन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, विधि निर्माण का कार्य न्यायपालिका विधायिका ठीक से कर रही है कि नहीं, यह अन्वेषण की शक्ति अगर किसी के पास है तो वह केवल और केवल सीनेट के पास होती है, अन्वेषण की शक्ति। और यह अन्वेषण की शक्ति, प्रशासनिक अन्वेषण की शक्ति, किसी भी चीज की जांच करने की शक्ति, इंक्वायरी करने की शक्ति, जांच करने की शक्ति, मैं बहुत साधारण भाषा में कह रहा हूं आपसे कि यह जांच करने की शक्ति सीनेट के पास होती है। और अमेरिका में जितने CIA, केंद्रीय गुप्तचर अभिकरण, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो काम नहीं करती है वो सीनेट करता है। अन्वेषण की शक्ति, जांच करने की शक्ति, हाँ बिल्कुल जांच करने की शक्ति। वह किसी भी प्रशासनिक, अगर लगता है कि प्रशासन की जांच करना जरूरी है तो सीनेट उसकी जांच करता है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्वयं विधायिका का मामला हो, व्यवस्थापिका का मामला हो। लेकिन विशेष रूप से प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार। अब देखिए, दुनिया के किसी सदन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने प्रशासन की शक्तियों को जांच करे। और प्रशासन की शक्तियों की जांच अमेरिका के सीनेट द्वारा की जाती है। सीनेट द्वारा महत्वपूर्ण यह शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और लास्की जैसा विद्वान लिखता है कि अमेरिका में सीनेट की अन्वेषण की शक्ति ब्रिटेन के किसी भी सदन को प्राप्त नहीं है, या दुनिया के किसी भी सदन को प्राप्त नहीं है। और अन्वेषण की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। और अमेरिका में
जो वाटर गेट कांड हुआ था और बड़े बड़े जो थोड़े से घपले घोटाले हुए थे, उसमें सीनेट का बहुत बड़ा योगदान है और केवल सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सुंदर बात लिखी है विशाल ने, यह अन्वेषण की शक्ति केवल और केवल सीनेट के द्वारा की जाती है। अब बचती है न्यायिक शक्तियां और अन्य शक्ति। तो आज 1 घंटे का हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ जो तेजस्वी विद्यार्थी हैं वो तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाऊंगा तब भी दिक्कत नहीं होगी। बस केवल 10 मिनट की क्लास होगी तो ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे टॉपिक पर मैं आ जाऊंगा। तो इसके लिए आज की